हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आपका इस वीडियो लेसन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द इंटरव्यू लेसन को, और ये क्लास 12th का लेसन है। तो आज हम इसको स्टडी करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जो ये इसको लिखा गया है द इंटरव्यू को क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा गया है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पार्ट 1 की और फिर पार्ट 2 की। Since its invention a little over 130 year ago, 130 पहले जो है 130 साल पहले इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी इंटरव्यू लेने की। द इंटरव्यू हैज बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। तो ये है जर्नलिज्म, जो लोग सीखते हैं वो क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। जैसा कि आपने सबने टीवीज में देखा होगा कि आज तो उस हीरो का इंटरव्यू चल रहा है, जो उस पॉलिटिशियन का इंटरव्यू चल रहा है। तो इस प्रकार से इंटरव्यू होते हैं। टुडे आज क्या होता है, ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट, जो भी लिटरेट क्या होता है, पढ़ा लिखा है, विल हैव रेड एन इंटरव्यू। उसने क्या होगा, कोई भी इंटरव्यू है पढ़ा होगा। सम पॉइंट इन देयर लाइफ, अपनी जो है जिंदगी में किसी भी हिस्से में। While from the other point of view, several thousand celebrity have been interviewed। बहुत सारे कई हजारों जो है सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनका इंटरव्यू लिया जा चुका है ओवर द ईयर्स, सालों में। सम ऑफ देम रिपीटेडली, कई जो है सेलिब्रिटी हैं उनका बार बार इंटरव्यू हुआ है। तो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग, इतनी आश्चर्यचकित बात नहीं है, that opinions of the interview of its functions and method and merits vary considerably। तो जो है इसके जो है ओपिनियंस, दृष्टिकोण क्या है, लोगों के अलग अलग जो है दृष्टिकोण है, अलग अलग उसके क्या हैं, इसके मेथड्स हैं, मेरिट हैं, अलग अलग इसके फंक्शन हैं, तो वो बहुत ही डिफरेंट है। Some might make quite extravagant claim for it is as being it in its highest form a source of truth। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो एक सच्चाई का सोर्स, एक स्रोत है इंटरव्यू। एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और उसकी जो प्रैक्टिस करते हैं, एन आर्ट, क्या है, एक कला है इंटरव्यू लेना। अदर्स, दूसरे क्या सोचते हैं, यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्फ एज विक्टिम, और जो सेलिब्रिटीज हैं वो क्या सोचते हैं कि हम तो इसके विक्टिम हैं, और माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये क्या है कि बढ़िया चीज़ नहीं है, और जो है उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसके साथ वो क्या है, इंटरफेयर कर रहा है जो है इंटरव्यू लेने वाला। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं और फील दैट, और क्या महसूस करते हैं, इट समहाउ डिमिनिश देम, कि उनकी क्या करेगा, ये बुराई करेगा ये इंटरव्यू। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर, जैसा कि जो शुरुआती जो है कल्चर्स में क्या सोचा जाता था, इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था, दैट इफ वन टेक ए फोटोग्राफ, अगर कोई अपना फोटोग्राफ जो है खिंचवाता है of somebody, then one is stealing that person soul। तो वो आदमी क्या कर रहा, कोई फोटोग्राफ ले रहा तो उस आदमी की आत्मा को चुरा रहा है वो पहले ऐसा सोचा जाता था। V.S. Naipaul feel that some people are wounded by interviews। कुछ लोग हैं उनको नुकसान भी पहुंचा है, जो इंटरव्यू लेने वाला उसने कई डिफिकल्ट क्वेश्चन उनसे पूछ लिए, एंड लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और उन्होंने अपना जो एक पार्ट है वो हिस्सा खो दिया। लेविस कैरल के अनुसार द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, जो है जिसने किसको बनाया था, क्रिएटर जो किसका था, एलिस इन वंडरलैंड का, वाज सेड टू हैव हैड ए जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यू। और इसको क्या था, डर था, इंटरव्यू जो भी लेने वाले कौन से डरता था ये। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी एन इंटरव्यू, और इसने कभी भी सहमति नहीं दी कि ताकि इसका इंटरव्यू लिया जा सके। इट वॉज हिज हॉरर, या उसका डर था, ऑफ बीइंग लाइननाइज्ड विच मेड हिम दस रिपिल एंड वुड बी एक्विटेंस। तो जो भी
वो थे, इसका इंटरव्यू लेने वाले थे, सबके क्या कर देता था ये रिपिल के भाई नहीं, मैं इतना इंटरव्यू नहीं देंगा। एंड द परसिस्टेंट petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all those people with much satisfaction and amusement। और फिर क्या करता था ये, और जो परसिस्टेंट क्या होता है, कंटिन्यूस लोग इसका क्या मांगते थे, फोटोग्राफ मांगते थे, और ये सबको क्या कर देता था, अपनी जो स्टोरीज को उनको साइलेंस कर देता था, किसके द्वारा, अपनी जो स्टोरीज के द्वारा सक्सेस की। रुडार्ड किपलिंग जो थे वो रुडार्ड किपलिंग एक्सपर्ट एंड इवन मोर कंडेमेंट्री एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। जो वो भी इसको कंडेम करते थे रुडार्ड किपलिंग, और बोलते थे कि ये बढ़िया चीज़ नहीं है। हिज वाइफ, उनकी जो वाइफ थी कैरोलाइन, राइट इन डायरी, वो अपनी जो डायरी में उन्होंने लिखा था अक्टूबर 14 1892 को, दैट देयर डेज वाज रेक्ड, उनका जो दिन है वो बर्बाद कर दिया गया था, बाय 2 रिपोर्टर, 2 रिपोर्टर के द्वारा, जो कहाँ से आए थे, बोस्टन से आए थे। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग, वो अपने जो हस्बैंड ने उनको कहा था कि वो उसको रिपोर्ट किया उन्होंने। सेइंग टू द रिपोर्टर्स, वो रिपोर्टर को बोल रहे थे, वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, मैं क्यों मना कर रहा हूँ इंटरव्यू देने से, बिकॉज, क्योंकि इट इज इमोरल, यह ठीक बात नहीं है, इट इज ए क्राइम, यह एक क्राइम है, जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन। तो जैसे ही हम किसी लोगों के खिलाफ कोई दूसरा अन्याय करते हैं, उनके जुल्म करते हैं, वैसा ये अन्याय इंटरव्यू लेना है, एज एन असॉल्ट, किसी को पीटना जैसे कि क्राइम है, ऐसे ही इंटरव्यू लेना भी एक क्राइम है, ऐसा वो सोचते थे। एंड जस्ट एज मच मेरिट पनिशमेंट, और इसकी भी क्या मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। इट इज काउर्डली एंड वाइल, यह बहुत ही कायरतापूर्वक काम है, और क्या है, वाइल है, बुरा है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई भी रिस्पेक्टेबल जो आदमी है वो उसके लिए नहीं पूछेगा। मच लेस्ट गिव इट, ऐसा कोई देगा तो इसको इंटरव्यू तो कोई देगा ही नहीं। यट किपलिंग, फिर भी किपलिंग ने क्या किया था, हिमसेल्फ परपिट्रेटेड सच एन असल्ट ऑन मार्क ट्वेन, उन्होंने खुद ही क्या लिया था, ऐसा असल्ट किया था मार्क ट्वेन पे, ओनली ए फ्यू ईयर बिफोर, कुछ साल पहले। H.G. वेल्स इन एन इंटरव्यू क्या बोलते हैं 1894 में, रेफर टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल, उन्होंने इसको ऑर्डियल बताया है, बट वाज ए फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यू, बहुत ही ज़्यादा वो क्या ले रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे H.G. वेल्स। एंड 40 ईयर लेटर, और 40 साल बाद, फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन, और जो जोसेफ स्टालिन थे वो उनका इन्होंने क्या लिया था, इंटरव्यू लिया था। सोन बिलो who was consented to be interviewed on several occasion, बहुत बार इन्होंने सहमति दी थी कि भाई मेरा इंटरव्यू ले लो। nevertheless once described interview as being like thumbprint of his windpipe, तो बोलते हैं कि जैसे विंड पाइप के ऊपर थंबप्रिंट्स होता है ऐसा लगता है। Yet despite the ड्रॉबैक ऑफ द इंटरव्यू, यानी कि बहुत सारी बुरी बातें भी हैं इंटरव्यू की, इट इज सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या है, बातचीत का क्या है, मीडियम है, एक माध्यम है। दीज डेज, इन दिनों क्या हो रहा है, मोर देन एट एनी अदर टाइम्स आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशन ऑफ आवर कंटेम्प्रेरी आर थ्रू इंटरव्यूज, आज के दौर पर हम जो भी हैं, अपने जो कंटेम्प्रेरी हैं, जो भी अपने जो समय में जो लोग जिए हुए हैं, उनके बारे में जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इंटरव्यू पढ़ते हैं। डेनिस ब्राउन
ब्रायन हैज रिटन, उन्होंने क्या लिखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ ए मोमेंट रीचेस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन, और सब कुछ हमारे पास पहुंच जाती है किससे, कि एक आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑफ अनदर बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड ए पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर। इस प्रकार से जो है इंटरव्यू लेने वाला बहुत ही एक पावर की जो पोजीशन है वो होल्ड करता है, और इन्फ्लुएंस की, और वो क्या कर सकता है, प्रभावकारी होती है वो उसकी जो पोजीशन है। अब क्या है, पावर टू और पार्ट टू। आई एम ए प्रोफेसर हु राइट नॉवेल्स ऑन संडे। उम्बर्टो इको ये जो प्रोफेसर थे, जो इस तरह के जो प्रोफेसर थे जो नॉवल लिखते थे अपने छुट्टी के दिन, संडे के दिन। द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। जो ये है अम्बर्टो इको का जो इंटरव्यू लिया था, उसी के इंटरव्यू से ये लाइन्स है वो ली गई है। द इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू लेने वाला था उसका नाम मुकुंद पद्मा बहन था, फ्रॉम द हिंदूज, जो हिंदू के जो थे इंटरव्यू लेने वाले थे। बर्टो इको ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगाना इन इटली में वो एक प्रोफेसर थे। had already acquired a formidable reputation as a scholar for his idea on semiotics। जो सिंबल होते हैं, साइन होते हैं, उनके जो ऊपर ये स्टडी करते थे, और क्या थे, प्रोफेसर थे, और उनकी क्या थी, एक रेपुटेशन थी कि बहुत ही इनको ज्ञान है इस चीज का। लिटरेरी, ये क्या होती है, स्टडी ऑफ साइंस होती है ये सिमोटिक्स। तो लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मिडिवल एस्थेटिक बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, और बाद में क्या लिखने लग गए, ये फिक्शन लिखने लग गए। और लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट इन्होंने कुछ लिखा, ऐसे लिखे, प्रस्ताव लिखे, चिल्ड्रन बुक्स लिखी, बच्चों की किताबें लिखी, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखे। हिज रिटन आउटपुट इज स्टैगरिंग लार्ज, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इन्होंने लिखा हुआ है, एंड वाइड रेंज, और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने रेंज में लिखा हुआ है सभी उसमें सेक्टर्स में। इन 1980 ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम, वो बहुत ही फेमस हो गए 1980 में विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। ये इन्होंने क्या कि अपनी जो बुक है वो पब्लिश कर दी, विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपी, कम से कम 10 लाख उसकी जो बुक है, नोवेल है, उसकी कॉपियां बिकी थी बच्चों। मुकुंद जो भी इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वन रिमार्क, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। तो एको के बारे में बोलते हैं कि भाई एक बार जो डेविड है लॉज है, उसने बोला था कि मैं नहीं जानता कि वो कैसा करते हैं वो सब चीज़ जो क्या करते हैं, इको करते हैं। तो अम्बर्टो इको उस क्वेश्चन के जवाब में बोलते हैं कि मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। भाई मैं इम्प्रेशन देता हूँ ऐसा कि मैं बहुत सारे जो है काम वो करता हूँ, बट इन द एंड आखिरकार क्या है, आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। परंतु आखिर में मैं कन्विंस, मुझे पक्का ये इरादा है कि मैं तो एक ही काम कर रहा होता हूँ। बोलते हैं कि विच चीज, और वो क्या काम है। नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। वो बोलता है वो बहुत ही डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, मेरे पास बहुत ही इंटरेस्ट है, मेरी रुचि है फिलोसफिकल कामों में, एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क, और उनको मैं अपने जो काम है उनको पूरा करता हूँ अपने एकेडमिक वर्क के द्वारा। एंड माई नॉवेल्स, और वो क्या लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस, जो अपने जो बुक्स है जो बच्चों की वो बुक लिखते हैं वो नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के बारे में लिखते हैं, एंड पीस और शांति के बारे में लिखते हैं। यू सी, तुम देखते हो द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट, इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं रुचि लेता हूँ। फिलोसफिकल यही उनके इंटरेस्ट हैं जिनमें वो रुचि लेते हैं, अहिंसा और बच्चों की जो
बुक है उनके बारे में वो लिखते हैं। एंड देन आई हैव ए सीक्रेट, और फिर मेरे पास एक सीक्रेट भी, एक रहस्य है। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स? वो बोलते हैं कि तुम जानते हो कि क्या होगा अगर आप एम्प्टी, जो खाली जो जगह है, स्पेस है, उसमें से हटा दोगे। एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन ऑल द एटम्स, सभी जो एटम्स है जिनमें जो खाली स्पेस होता है उसको हटा दोगे तो क्या होगा? द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, जो दुनिया है वो इतनी हो जाएगी जैसे कि मेरी जो फिस्ट है, एक मुट्ठी है, अगर उनके बीच में से हम स्पेस हटा दें एटम्स के बीच से। सिमिलरली उसी प्रकार क्या है, वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन अवर लाइफ, हमारी जो जिंदगी है उसमें भी बहुत सारा क्या है, एम्प्टी स्पेस है। आई कॉल देम इंटरस्टिक्स, मैं उनको क्या बोलता हूँ, इंटरस्टिक्स बुलाता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, सोचो कि तुम मेरे जो स्थान है उस पर आ रहे हो। यू आर इन ए एलिवेटर, आप एक एलिवेटर में हो। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब आप ऊपर आ रहे हो, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। दिस इज एन इंटरस्टिक्स, ये क्या है, एक इंटरस्टिक्स है। एन एम्प्टी स्पेस, एक खाली स्पेस है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, मैं खाली ऐसे स्पेस है स्थान उनमें काम करता हूँ। While waiting for your elevator to come up from the first to the third floor, I have already written an article. जब आप जो है फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर के बीच में जो है आ रहे थे, इतनी देर में ही मैंने क्या लिख दिया, एक आर्टिकल लिख दिया। तो इसी जो है फ्री स्पेस में मैं काम करता हूँ, यानी कि खाली टाइम में। लाप्स वो हंसते हैं, फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, हाँ सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते। Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. बोलते हैं उनकी जो है नॉन फिक्शनल राइटिंग की वो तारीफ करते हैं, और बोलते हैं कि इनकी जो है पर्सनल क्वालिटी है इसके बारे में जो आप लिखते हो। इट इज ए मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, जो है रेगुलर स्टाइल है उससे आपका हटकर होता है। विच इज इनवेरिएबल डीपर्सनलाइज, जो है इतना जो है पर्सनल जो लाइफ से मैटर नहीं करता है। एंड ओफन ड्राई एंड बोरिंग, जो है जो दूसरे जो बोरिंग होते हैं उनसे अलग है आपका जो स्टाइल है। हैव यू कंसिडर्स, हैव यू कॉन्शियसली अडोप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच, और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरल टू यू? बोलते हैं कि ये जो अप्रोच है, जो आपकी इस तरह से आप राइट करते हो, ये इसको आपने अपनाया है कि ये आपके लिए बहुत ही स्वाभाविक है, वैसे ही जो है आपके अंदर आ जाती है ये। बोलता है कि व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरेट डिजर्टेशन इन इटली, जब उसने पहले जो है जो पीएचडी की पढ़ाई करते हैं तो अपनी जो रिसर्च है वो उनको सबमिट करनी होती है, तो उसी को वो बोलते हैं डॉक्टरल डिजर्टेशन। वन ऑफ द प्रोफेसर, शायद एक जो प्रोफेसर है उसने बोला था, स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, जो है जब हम पीएचडी करते हैं, जो स्टडी करते हैं उनको स्कॉलर बोला जाता है। तो बहुत ही सब्जेक्ट वो स्टडी करते हैं। देन दे मेक ए लॉट्स ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, उस पर वो बहुत सारे जो है झूठे क्लेम करते हैं। देन दे करेक्ट देम एट द एंड, और अंत में वो उनको क्या करते हैं, ठीक करते हैं। दे पुट द कंक्लूजन, वो जो अपना जो निर्णय है, हमने इसको पढ़ के क्या निष्कर्ष निकाला उसको बताते हैं। यू ऑन द कॉन्ट्रेरी, आप क्या कर रहे हो, टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, आपने अपने जो रिसर्च है उसकी स्टोरी सुनाई। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर, अपनी जो गलतियां हैं और अपनी जो ट्रायल्स हैं वो भी आपने बताई। एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट, उन्होंने पहचाना कि मैं बिल्कुल सही था। एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिजर्टेशन एज ए बुक, और उन्होंने क्या निर्णय किया कि जो मेरी जो भी निष्कर्ष निकाला था इन्होंने पीएचडी की जो स्टडी का, उसको एक बुक के रूप में पब्लिश किया जाए। विच मेंट ही अप्रिशिएटेड इट, उसका क्या मतलब था कि उसको वो काम पसंद आया, इनका पीएचडी वर्क। एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर, एट द एज ऑफ 22, 22 साल के थे, आई अंडरस्टूड स्कॉलरी बुक, में जो बुक्स को जानता था।
शुड बी रिटन द वे आई हैड डन। मैं जानता था कि वो स्कॉलरी जो वर्क है इस तरीके से लिखना चाहिए जैसे कि मैंने लिखा है। बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, जैसे कि मैंने जो रिसर्च उसकी स्टोरी सुनाई है। दिस इज वाई माई ऐसे ऑलवेज हैव ए नेरेटिव एस्पेक्ट। इस प्रकार के जो उनके जो है ऐसेज होते हैं, प्रस्ताव होते हैं, ऑलवेज हमेशा होते हैं कि नैरेटिव यानी कि जिसमें कुछ स्पीच या वो दी जाती है उस तरह का एक्सपेक्ट होता है उनका। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव सो लेट। और यही जो कारण था कि जो मैंने बहुत ही लेट जो है नैरेटिव जो है नॉवेल्स हैं वो लिखने स्टार्ट किए एट द एज ऑफ 50 की एज में, मोर और लेस, कम और ज़्यादा। I remember that my dear friend Ronald Barthas was always frustrated and that he was an essayist and not a novelist। तो ये अपने जो फ्रेंड है उसके बारे में बताते हैं कि रोनाल्ड नाम का इनका जो दोस्त था वो क्या करता था, हमेशा वो फ्रस्ट्रेट रहता था, चिंतित रहता था। और वो क्या था, वो ऐसे लिखने वाला था, वो प्रस्ताव लिखने वाला था और ना ही नॉट ए नोवेलिस्ट। वो नहीं था कि जो नोवेल लिख सके। ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग, वो क्रिएटिव राइटिंग लिखना चाहता था वन डे, किसी दिन। और अनदर बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, परंतु उसकी मौत हो गई इससे पहले कि वो ये कर सकता। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मुझे ऐसी जो फ्रस्ट्रेशन कभी महसूस नहीं होती। आई स्टार्टेड राइटिंग नोवेल बाई एक्सीडेंट, जो है एक्सीडेंट ही था जब मैंने ये बाई एक्सीडेंट से ही इन्होंने जो नोवेल है वो स्टार्ट कर दिया। आई हैड नथिंग टू डू, वन डे, एक दिन था कि मेरे पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं था। तो आई स्टार्टेड, तो मैंने नोवेल लिखना स्टार्ट कर दिया। नोवेल प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट ऑफ नरेशन। तो नोवेल लिखना जो है, जो ये बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, उसको सेटिस्फाई किया उन्होंने। टॉकिंग अबाउट नोवेल्स, नोवेल्स के बारे में बात करते हुए, फ्रॉम बिगिन ए फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेकुलर फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ रोज। बोलते हैं कि आप तो रोज लिखने के बाद ये बुक द नेम ऑफ रोज बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए हो। यू हैव रिटन 5 नोवेल अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरी वर्क ऑफ नॉन फिक्शन, एट लीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम। वो बोल रहे हैं कि आपने इतने नोवेल लिखे, कम से कम 20 के आसपास आपने नोवेल लिख दिए हैं। बोलते हैं कि ओवर 40, बोला 40 के पार लिख दिए मैंने तो। ओवर 40, 40 के पार। अमंग देम सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक, उसने वो है जो है शब्द होते हैं, साइन होते हैं, उनके ऊपर उन्होंने वर्क किया हुआ है। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो एको एंड दे विल से ओ ही इज नोवेलिस्ट। और बोलते हैं कि अगर आप पूछ लो अम्बर्टो एको के बारे में, और वो बोलेंगे लोग कि वो क्या एक नोवेलिस्ट है। डज दैट बॉदर यू, क्या ये आपको तंग करता है? बोलता है हाँ, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि मैं अपने आप को क्या कंसिडर करता हूँ, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कंसिडर करता हूँ। हु राइट नोवेल ऑन संडे, जो नोवेल्स लिखता है किस दिन? संडे के दिन, जब खाली समय हो। इट इज़ नॉट ए जोक, ये मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में वो पार्टिसिपेट करते हैं। एंड नोट मीटिंग सो पेन क्लब, और मैं जो है पेन क्लब की मीटिंग में नहीं जाता, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं वो। एंड राइटर की उनमें मीटिंग्स में नहीं जाते वो। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, मैं अपने आप को एकेडमिक जो कम्युनिटी है उसके साथ में आइडेंटिफाई करता हूँ। बट ओके इफ दे, यानी कि मोस्ट पीपल हैव रेड ओनली द नॉवेल्स, अगर अधिकतर लोगों ने नॉवेल्स ही पढ़े हैं, फिर वो हंसता है। आई नो दैट बाई राइटिंग नॉवेल्स, मैं जानता हूँ कि नॉवेल लिखने से आई रीच ए लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, में बहुत ही ज़्यादा दूर तक मैं जा पाता हूँ, ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाता हूँ नॉवेल लिखने से। आई कैन नॉट एक्सेप्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर विद स्टफ ऑन सेमीटर, मैं क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि भाई मेरे कितने हो 10 लाख जो रीडर हो जिस काम में वो कर रहे हैं सेमियोटिक्स, यानी कि उस जो साइंस को स्टडी कर रहे हैं
उसके ऊपर वो 10 लाख जो है उसके रीडर हैं उनको एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। विच ब्रिंग मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला अगला क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। द नेम ऑफ रोज इज ए वेरी सीरियस नॉवल, ये बहुत ही सीरियस जो है नॉवल है नेम ऑफ रोज। इट इज ए डिक्टेटिव यार्न एट वन लेवल बट इट आल्सो delves into मेटाफिजिक्स। ये एक डिटेक्टिव जो है नॉवल है आपका, परंतु ये मेटाफिजिक्स है उसके बारे में भी ये बताता है। थियोलॉजी जो भगवान की जो स्टडी है उसके बारे में बताता है, एंड मेडिवल हिस्ट्री और पुरानी हिस्ट्री के बारे में भी जो ये आपका नॉवल है वो डिस्कस करता है। यट फिर भी इट इंजॉयड ए ह्यूज मास ऑडियंस, और फिर भी इसकी बहुत ही ज़्यादा मास ऑडियंस है। वर यू पजल्ड बाई ऑल दिस, क्या आप मतलब कि इसके पजल्ड थे, आश्चर्यचकित थे जब आपको ये पता चला? लेकिन नहीं, जर्नलिस्ट आर पजल्ड, बोलते हैं कि जो जर्नलिस्ट है वो पजल्ड है, मैं पजल्ड नहीं था। एंड सम टाइम, और कुछ टाइम पब्लिशर और जो पब्लिश करने वाले होते हैं, बुक के प्रकाशक होते हैं, वो पजल्ड थे। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए कि जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश, वो है कूड़े के समान समझते हैं जर्नलिस्ट और पब्लिशर लोगों को। एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, और वो नहीं चाहते हैं कि जो रीडिंग एक्सपीरियंस उनका क्या हो, डिफ़िकल्ट हो, वो ईजी जो राइटिंग है उनको पढ़ना चाहते हैं कि भाई जल्दी से हमें समझ में आ जाए। कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल, सोचो कि 6 बिलियन पीपल लोग हैं ऑन दिस प्लानट, इस धरती पर। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 to 15 मिलियन कॉपी, 10 से 50 जो मिलियन कॉपी है वो उसकी जो बुक है उनकी बिकी। तो इन्हें वे एक तरीके से आई रीच्ड ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर, वो बोलते हैं कि मैं तो बहुत ही एक छोटे परसेंटेज हैं जो रीडर हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उन तक पहुंच पाया हूं। बट इट इज एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ रीडर हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस, परंतु इसी जो तरह के जो रीडर हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको जो है इजी जो है एक्सपीरियंस है वो नहीं चाहिए, उनको आसान सा एक्सपीरियंस। और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और हमेशा वो नहीं चाहते। आई माई सेल्फ, मैं खुद भी एट 9 PM 9 बजे के बाद डिनर के वॉच टेलीविज़न देखता हूँ। एंड वांट टू सी आइदर मियामी वाइस और एमरजेंसी रूम, ये एक टीवी सीरीज है। मियामी वाइस और एमरजेंसी रूम, इनको वो देखना पसंद करते हैं। आई एंजॉय इट, मुझे पसंद है। एंड आई नीड इट, और मुझे इनकी ज़रूरत भी है। बट नॉट ऑल डे, परंतु सारा का सारा दिन मैं इनको नहीं देखूंगा। Could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with the period of medieval history? that बोलता है कि क्या जो आपका जो नॉवल है उसकी सक्सेस का ये रहस्य है कि जो पुरानी जो है हिस्ट्री है, मध्यकालीन हिस्ट्री, इतिहास, उससे रिलेटेड था। बोलते हैं कि दैट पॉसिबल, संभव हो सकता है। बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, परंतु मुझे एक दूसरी कहानी आपको बताने दो। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक ए चाइनीज वाइज मैन, क्योंकि मैं जो कहानियाँ वो ऐसे बताता हूँ कि जैसे कि कोई चाइनीज समझदार व्यक्ति बताता है। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड, मेरा जो अमेरिकन जो पब्लिशर थी उसने कहा था, वाइल शी लव्ड माई बुक, जबकि वो मेरी जो बुक है उनको बहुत ही पसंद आई और उनको प्यार करती है उस बुक को। शी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन ए कंट्री, वो बोल रही कि 3000 कॉपी से ज़्यादा आपकी बुक की बिकेंगी नहीं इन ए कंट्री, इस देश में जहाँ पर नो बडी हैज सीन ए कैथेड्रल, जहाँ पर किसी ने कैथेड्रल नहीं देखा है, और स्टडीज लैटिन, और वो लैटिन है, लैटिन भाषा की स्टडी करता है। तो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपी, तो मुझे एडवांस दिया गया था 3000 कॉपीज़ के लिए। बट इन द एंड, आखिरकार, इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन इन द US, अमेरिका में कितनी, 2 से 3, यानी कि 20 और 30 लाख के बीच में उसकी जो कॉपियाँ बिकी थी उनकी बुक की। A lot of books have been written about the medieval past और far before mine, मेरे से लिखने से पहले बहुत ही ज़्यादा जो बुक है वो लिखी जा चुकी है इस मैटर पर।
आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज ए मिस्ट्री। मुझे लगता है कि जो बुक है उसकी जो सक्सेस है वो क्या है, एक मिस्ट्री है, रहस्य है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट, कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता इसका। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 ईयर अर्लियर और 10 ईयर लेटर, मुझे लगता है कि अगर मैंने ये जो बुक है, नोवेल है, वो लिखी होती 10 साल पहले या 10 साल बाद, इट वुड नॉट हैव बीन द सेम, तो सेम रिजल्ट मुझे नहीं मिलता। वाही इट वर्क, ऐसा क्यों काम हुआ, क्यों ऐसी बात हुई कि जो इनकी जो बुक है इतनी जो फेमस हुई, एट दैट टाइम इट्स ए मिस्ट्री। अब के टाइम तक ये क्या है, एक रहस्य है। तो इस प्रकार की एक बढ़िया जो है हमने जो लेसन की एक्सप्लेनेशन कही है। तो अगर आपको भी किसी लेसन की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस।